इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलयन क्या होते हैं? कुलयन दो तरह के होते हैं फिज़िक्स के अंदर। एक होते हैं इलास्टिक कुलयन और एक होते हैं इन इलास्टिक कुलयन। कुलयन कहते किसे हैं? कुलयन टकराव को कहते हैं। जब दो बॉडीज़ आपस में टकराती हैं तो उसे कुलयन बोलते हैं। अगर टकराव के दौरान दो बॉडीज़ का टकराव हुआ है और उसके दौरान एनर्जीज़, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। कंजर्व रहने का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली नहीं आती, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में, तो उस कुलयन को हम इलास्टिक कुलयन कहेंगे। मसलन एक कल वाले केस है, दो बॉडीज़ हैं, M1 मूव कर रही है, जाके M2 से टकराती है, कुलयन हो गया। कुलयन में इसकी जो एनर्जी थी पहले वो थी 5 जूल, इसके पास एनर्जी थी 2 जूल। सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी थी? 7 जूल। कुलयन हुआ। कुलयन के बाद क्या हुआ? इसकी जो M1 है इसकी एनर्जी होगी 2 जूल और इसकी एनर्जी होगी 5 जूल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 7 ही अभी, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी एनर्जी हो जाए 4 और उसकी हो जाए 3। जवाब 7 ही आएगा। इस तरह के जो कुलयन होंगे इसमें इसको हम बोलेंगे इलास्टिक कुलयन। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही सिस्टम की। जैसे कल वाले केस में मोमेंटम चेंज नहीं ना हो रहा था, तो हमने कहा था वो ऐसा सिस्टम जिसमें मोमेंटम चेंज नहीं होता तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करता है, उसको फॉलो करता है, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अच्छा, इसके बाद इन इलास्टिक कुलयन। इन इलास्टिक कौन सा कुलयन है? जिस कुलयन के दरमियान टकराव हो और टकराव के दरमियान एनर्जी चेंज हो जाए। मसलन 5 2 थी इनकी, कुलयन में कुछ एनर्जी लॉस हो गई, साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो गई। ये 2 थी, 5 थी, ये 3 रह गई, तो टोटल एनर्जी में कमी आ गई, ये 5 जूल बन गई। अब ऐसे जो कुलयन होंगे वो इन इलास्टिक होंगे। एवरीडे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी कुलयन होते हैं वो इन इलास्टिक होते हैं। ये दोनों मार्कर जो हैं ये आपस में टकरा रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इस टकराव में साउंड प्रोड्यूस हुई और एनर्जी निकल आई। जब दो बॉल्स आपस में टकराती हैं साउंड प्रोड्यूस होती है ना, तो इसका मतलब है कुलयन इलास्टिक नहीं है, क्योंकि एक ने जब दूसरे को एनर्जी दी है तो कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो गई है और कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह के जो कुलयन होंगे वो क्या कहलाएंगे? इन इलास्टिक कुलयन कहलाएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी दो डेफिनेशंस थी, ये ज़रूरी है आज के टॉपिक जो हमारे। अब हम उसकी तरफ आते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है इलास्टिक कुलयन इन 1 डायमेंशन। इलास्टिक कुलयन जो है 1 डायमेंशन, वो क्या होगा? अच्छा, फ़र्ज़ करें हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक का मैस M1 है, ये V1 वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, और दूसरे का मैस M2 है, ये V2 वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। और इसको पॉज कर, यहाँ से ना दोबारा करनी पड़ेगी। अच्छा, इलास्टिक कुलयन इन 1 डायमेंशन क्या है कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का मैस M1 है, एक का मैस M2 है, और ये दोनों बॉडीज़ जो हैं वो आपस में टकराई हैं, और टकराने के बाद आलमोस्ट कल वाली जो पिछले लेक्चर में हुआ है उसी तरह की चीज़ है। टकराव हुआ है, टकराने के बाद M1 जो है वो V1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और M2 जो है वो V2 के साथ, V2 डैश के साथ। कुलयन के बाद वेलोसिटी में चेंज आ गई है, डैश का ये मतलब है इसकी दोनों। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कल हमने पढ़ा था वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? M1 V1 M2 V2 इज इक्वल टू
m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अच्छा, इसमें आज वाले टॉपिक में हमने वेक्टर यूज़ नहीं करने, कल इसके ऊपर वेक्टर लगाए हुए थे, दोनों का इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसकी वजह बताता हूँ कि वेक्टर यूज़ क्यों नहीं करने। आज हमारा जो ज़्यादा कंसर्न है इस टॉपिक में वो मैग्नीट्यूड के साथ है। मैग्नीट्यूड होती है मिकदार, डायरेक्शन के साथ इतना नहीं है। और हम एनर्जी से डील करेंगे, एनर्जी से। जैसे हमने अभी भी डिफ़ाइन किया है कि इलास्टिक कुलेयन ऐसा कुलेयन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी, हम चूँकि कुलेयन की बात कर रहे हैं और कुलेयन ऐसा जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, उस एनर्जी को हम उस कुलेयन को इलास्टिक कुलेयन कहते हैं। और इसमें एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने अभी यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाए। अच्छा, अब इसमें जो v1 वाले हैं वो एक साइड पे ले हैं। m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम। ये इधर है, इसको उठा के इधर ले हैं माइनस m2 v2। हमने क्या किया है कि 1 1 वाले एक साइड पे कर लिए और 2 2 वाले एक साइड पे कर लिए। m1 कॉमन लें तो अंदर बचेगा v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 कॉमन लें v2 प्राइम माइनस v2, ये चीज़ आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अच्छा, इलास्टिक कुलेयन में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कुलेयन। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलास्टिक कुलेयन में कंजर्व रहती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको ये अभी हमने डिफ़ाइन किया इलास्टिक कुलेयन। इसका ये मतलब हुआ कि कुलेयन से पहले की काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बराबर होगी कुलेयन के बाद की काइनेटिक एनर्जी के, सिस्टम की जो है। देखें मैंने क्या लिखा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कुलेयन, इलास्टिक के ऊपर प्राइम नहीं है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉल बिफोर कुलेयन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉल सेकंड बॉल आफ्टर कुलेयन, क्योंकि v1 के ऊपर प्राइम है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कुलेयन। ठीक हो। अच्छा, इसको दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है कुलेयन इलास्टिक है, फिर ये बराबर हो सकती हैं। अब पूरी मैं इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे 2 2 ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ या ये चलें कर लें, 1/2 m1 v1 स्केयर प्लस 2 इंटू 1/2 m2 v2 स्केयर 2 इंटू 1/2 m1 v1 स्केयर प्लस 2 इंटू 1/2 m2 v2 डैश स्केयर। ठीक हो गए, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसको हम ये करेंगे कि फिर 1 1 वाले एक साइड पे लें, इसको उठा के इधर लें, इसको उधर ले जाएं। ये आ जाएगा m1 v1 स्केयर माइनस m1 v1 प्राइम का स्केयर
इज इक्वल टू m2 v2 डैश स्केयर माइनस m2 v2 स्केयर, इसको मैं उधर ले गया। फिर m1 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा v1 स्केयर माइनस v1 प्राइम का स्केयर इज इक्वल टू यहाँ से m2 कॉमन लें v2 प्राइम स्केयर माइनस v2 स्केयर। ठीक है, अब हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो आपने पढ़ा था मैट्रिक में, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ा था ये। अच्छा, ये वाला यहाँ पे यूज़ करना है, ए स्केयर है, ये बी स्केयर है, इसको हम लिखते हैं m1 v1 स्केयर v1 माइनस v1 प्राइम या प्लस लगा लें v1 माइनस v1 प्राइम, इसको मैंने ए स्केयर कंसिडर किया है, ये बी स्केयर है, ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस v2 डैश प्लस v2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहने लगे। वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2 थी। मैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा m1 v1 प्लस v1 डैश ठीक है, डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। अंडरस्टैंड? m1 से कैंसिल, m2 से कैंसिल, ये सारा इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, पीछे बचेगा v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। ठीक है, अब इसको क्या करें, v2 को उधर लें, वापस कर दें जैसे जैसे पहले थे, प्राइम वाले एक साइड पे कर लें, दूसरे एक साइड पे कर लें, v2 माइनस, इसको उठा के इधर लें माइनस v2 आ गया, v1 माइनस v2, इसको उठा के इधर लें तो ये आ जाएगा v2 डैश माइनस v1 डैश, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें इससे, v1 डैश माइनस v2 डैश लिख सकते हैं ना, ऐसे माइनस कॉमन ले लिए। ये क्या चीज़ बन गई है, ये वाला फार्मूला, ये वाला, ये एक ही बात है, इसकी और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है, सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज किया है चीज़ों को। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी। इस चीज़ को बोलते हैं, ये वाली जो चीज़ है इसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इसके ऊपर प्राइम लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? नहीं, इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल्स बिफोर कोलिजन। ये रिलेटिव वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन बॉल्स की। ये क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। आपको रिलेटिव वेलोसिटी का पता क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी होती है दो बॉडीज़ की एक दूसरे के लिहाज से वेलोसिटी। मसलन दो गाड़ियाँ जा रही हैं, एक गाड़ी जा रही है 100 किलोमीटर की रफ़्तार से और दूसरी जा रही है 70 किलोमीटर की रफ़्तार से। दोनों, अब जो 70 किलोमीटर वाला है उसके लिहाज से 100 वाले की वेलोसिटी कितनी होगी? 30 होगी ना, 100 तो नहीं होगी। 100 उसके लिहाज से होगी जो रेस्ट में है। अगर दोनों 70 पे जा रहे हैं तो दोनों की एक दूसरे के लिहाज से क्या वेलोसिटी? 0। फिर वेलोसिटी उनकी है ही नहीं, वो दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है। अंडरस्टैंड? इस चीज़ को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ये अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। इस तरह जो है ना, नहीं वो पॉजिटिव नेगेटिव का मैं बताता हूँ आपको कॉन्सेप्ट, इससे कन्फ्यूजन होगी। बस आप ये समझें कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी को माइनस करते हैं। माइनस का मतलब क्या है कि आप एक 100 से जा रही है, दूसरी 70 से जा रही है, तो 70 में से 100 में से हमने 70 माइनस की है तो जवाब आ गया 30। तो दोनों की एक दूसरे के लिहाज से जो वेलोसिटी है वो 30 है।
अच्छा, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक इधर जा रही है 100 से और दूसरी 70 से इधर आ रही है, तो फिर प्लस करना है। फिर दोनों की एक दूसरे के लिहाज से वेलोसिटी 170 किलोमीटर है, ठीक है। फिर एक दूसरे के लिहाज से वो स्लो नहीं होंगी, वो एक दूसरे के लिहाज से बड़ी तेज़ होंगी। आपने फील किया ना, जब बॉडी कोई भी गाड़ी आपके करीब से गुजरती है, जब आप खुद मूव कर रहे हैं तो वो बड़ी स्पीड से लगती है गुजर गई है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी भी होती है, दोनों वेलोसिटीज ऐड अप होती हैं, ठीक है। जब वो आपके पास से गुजरती है ना, तो फिर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है अंदर, क्या गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है, कितने लोग हैं, गिन भी सकता है बंदा। लेकिन अगर वो ऐसे गुजरे तो फिर मुश्किल है। ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बता रहे हैं, हमारी ये वाली जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये वाली रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये बराबर आ रही है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के, लेकिन माइनस साइन है। यहाँ पे मैं प्लस खुद से लगा देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि जो मैग्नीट्यूड है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज़ बिफोर कोलिजन, वो प्लस है। इसका ये मतलब है कि बॉडीज़ एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। अप्रोच का मतलब ये होगा, अप्रोच का ये मतलब होगा कि v1 ज़्यादा है v2 से। देखें, इधर देखें, अगर v1 v2 से ज़्यादा होगा तो जवाब प्लस का आएगा। मसलन v1 है 10, v2 है 8, जवाब क्या आ रहा है 2, तो जवाब प्लस में आ रहा है। अगर v2 v1 से ज़्यादा है, v2 v1 से ज़्यादा है, तो जवाब माइनस में आएगा। अगर 10 इधर हो, 8 इधर हो, तो -2 आ जाएगा। लेकिन कोलिजन से पहले दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो जवाब प्लस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन से पहले v1 की रफ्तार ज़्यादा है और v2 की रफ्तार कम है। कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज़, अगर v1 की रफ्तार ज़्यादा होगी तो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के करीब आ रही होंगी, पीछे वाली जल्दी से उसके करीब पहुँचेगी, उसको हिट कर देगी, ठीक है। अच्छा, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब है एक बॉडी उसको पहुंच रही है, उसके साथ टक्कर लगने वाली है। अब कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, कोलिजन के बाद v2 v1 से ज़्यादा हो गए। देखें यहाँ पे v2 में से v1 माइनस हो रहा है। एक यहाँ पे नज़र आ रही चीज़, दूसरी ये नज़र आ रही है कि मैंने जब उसको रीअरेंज किया है तो जो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जवाब माइनस में आता है। मसलन v2 v1 10 है और ये 8 भी है, तो दोनों को माइनस करेंगे 2 जवाब आएगा। बाहर वाला माइनस जो है ये 2 कर देगा उसको। अच्छा, कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, कोलिजन के बाद v1 की रफ्तार कम है, v2 की ज़्यादा है, तब जवाब नेगेटिव आ सकता है। इसका मतलब है कोलिजन के बाद सेकंड बॉडी इतनी तेज़ हो गई है कि v1 अब उससे पहुंच नहीं सकता। अब दोनों बॉडीज़ के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रही है। कोलिजन से पहले फासला कम हो रहा था क्योंकि v1 की रफ्तार ज़्यादा थी। कोलिजन के बाद फासला दोनों के दरमियान बढ़ता जा रहा है क्योंकि v2 की रफ्तार जो है वो ज़्यादा है। इसको कहते हैं, बुक में देखें आपको एक लाइन यहाँ पे नज़र आएगी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। द मैग्नीट्यूड, वहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ पे ये वाली लाइन जो है पेज नंबर 61 के ऊपर, यहाँ पे ये आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, इसके नीचे वाला पैरा है, उसमें सेकंड लास्ट लाइन में देखें। सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में जब आएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा कि शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जो लाइनें अंडरलाइन करवाई हैं ये वाली 2, इसके ऊपर शो दैट का वर्ड जो है ना वो आपने लगा दें तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि वो डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन दे दो कि ये ड्राइव करें, डायरेक्ट ये इक्वेशन दे दें और आपसे कहा जाए कि वो ड्राइव करें, ठीक है। इसको जो है ना आपने इस तरह से करना, ठीक हो गया। यहाँ पे ही ये टॉपिक अभी इसका एक हिस्सा कंप्लीट हो गया, एक हिस्सा इसका बाकी है जो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज हम वाइंड अप करते हैं।